हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली 2 वीडियोस अपलोड करती हूं। एक एनसीईआरटी बेस्ड होता है जिसमें कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा वीडियो होता है जिसमें कि होल सिलेबस होता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली 2 वीडियोस अपलोड होते हैं प्रैक्टिस के, और एक कोर्स वीडियो भी अपलोड होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि ये कोर्स वीडियो जो होता है, मैंने फ्री कोर्स टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली चला रखा है, और वो लोग जो हैं ये वीडियोस देख के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं वहाँ से। इसलिए कोर्स का वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य है, कौन सा है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंग्लैंड जो है ये विश्व का प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य बना। इसमें जो है वहाँ की सरकार, जो इंग्लैंड की सरकार थी, उसने लॉर्ड विलियम बेवरिज की अध्यक्षता में, लॉर्ड विलियम बेवरिज इनकी अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन किया और ये जांच करने के लिए बोला। इस आयोग ने जांच की, सारी चीज़ों का पता लगाया और कुछ सुझाव दिए, जैसे कि राज्य को बेरोजगारी दूर करना चाहिए, आश्रयाभाव यानी कि जो शेल्टर्स होते हैं उनके अभाव को दूर करना चाहिए, भूखमरी मिटाना चाहिए, चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए और अशिक्षा को दूर करना चाहिए। इतने ये 5 प्रकार के सुझाव दिए इस आयोग ने, जो लॉर्ड विलियम बेवरिज की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था। इसने 5 सुझाव दिए। बेरोजगारी दूर करना चाहिए, आश्रय अभाव दूर करना चाहिए, भूखमरी मिटाना चाहिए, चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए, अशिक्षा को दूर करना चाहिए। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, कौन थे? क्लीमेंट एटली जो उस समय के पीएम थे, इन्होंने तत्काल इसको जो है लागू कर दिया। और लागू करके जो पुलिस राज्य होता है, पुलिस राज्य कौन सा होता है? जो शांति व्यवस्था, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून, लॉ एंड ऑर्डर तक ही सब सीमित रहता है, तो उसको पुलिस राज्य बोलते हैं। जबकि लोक कल्याणकारी में कुछ जनहित के कार्य भी आ जाते हैं। तो जब क्लीमेंट एटली ने इसको तत्काल प्रभावी कर दिया तो जो है इंग्लैंड का पुलिस राज्य लोक कल्याणकारी राज्य में तब्दील हो गया और इंग्लैंड जो है विश्व का प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इंग्लैंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? तो ये जो लूट प्रथा है, ये किस देश में, नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में किस देश में हुई? तो ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई। स्टार्टिंग में तो जो योग्य नौकरशाह थे, योग्य लोग थे, उनको सेवा में रखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बदल गई और क्या हुआ, राष्ट्रपति निर्वाचित होते थे और अपने जो समर्थक होते थे उनको जो है उनको जो है पदों पर रख लेते थे। नौकरशाह के पदों पर इनको नौकरशाह बना लिया जाता था। और फिर क्या हुआ कि इसमें ऐसा ये मतलब अर्थ निकाला जाने लगा कि लूट का माल विजेता को, ऐसे इस तरह के अर्थ लगाए जाने लगे। और इसमें कोई योग्यता की बात वहाँ पर नहीं रह गई थी। जो राष्ट्रपति का समर्थक होता था, राष्ट्रपति जिसको चाहता था वो उसको नौकरशाह बना लेता था। और फिर क्या हुआ कि ये 1983 में जो है पेंडलेटन एक्ट से प्रशासनिक सुधार के तहत इस प्रणाली को कुछ कमज़ोर किया गया था। जो पेंडलेटन एक्ट, प्रशासनिक सुधार के तहत पेंडलेटन एक्ट प्रशासनिक सुधार, इसके तहत जो है कब 1883 में इसको जो है कुछ कम किया गया था, इस प्रणाली को कम किया गया था। तो इसी को जो है लूट प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार एवं सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है सीले, गार्नर, पॉल जेनेट और लीकॉक। तो ये कथन जो है पॉल जेनेट द्वारा कहा गया है। पॉल जेनेट सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होता है। पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी विचारक थे। ये क्या थे? फ्रांसीसी विचारक थे। फ्रांसीसी विचारक थे और ये ऐसा इनका मानना था कि जो है राजनीति विज्ञान को ये मानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जो राज्य का आधार तथा सरकार के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा मानते थे कि ये सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है जो कि सरकार के सिद्धांत का जो जिसमें राज्य के आधार एवं सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन है लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन, कोटस्की। तो ये जो समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत, ये स्टालिन द्वारा किया गया था। और ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। स्टालिन के समय में क्या था कि फैसले लेने का अधिकार दल के सदस्यों तक को नहीं था, मजदूर वर्ग को भी नहीं था और दल के सदस्यों को भी नहीं रहा। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दल की रचना एक राज्य समाजवाद के निर्माण में सहायक हुई। राज्य समाजवाद इसके रूप में जो है दल की रचना इस रूप में निर्माण इसका हो जाता है दल का। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टालिन ने जो है एक राज्य में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखते हैं क्वेश्चन 5, किसने नौकरशाही को लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? तो E.N. ग्लैडन है। ऑप्शन है आपके सामने E.N. ग्लैडन या मुनरो या रैमजे म्योर या चार्ल्स सी मेरियन। तो जो ऑप्शन सी है आपका सही होता है। रैमजे म्योर ने नौकरशाही को लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है। ये कहते हैं कि जो ये लाल फीताशाही शब्द कहाँ से आता है कि लाल फीताशाही क्योंकि ऑफिस में जो है सारी फाइलें क्या है, या तो लाल रंग की होती है या फिर वो लाल फीते से बंधी होती हैं। जो उसका फीता होता है वो लाल रंग का होता है और इसीलिए इसको जो है लाल फीताशाही शब्द इसका प्रसिद्ध हो गया। इसके पीछे बात क्या होता है कि अर्थ क्या होता है लाल फीताशाही का, कि ये कहते हैं कि जो नौकरशाही सिर्फ क्या है फाइल संस्कृत को बढ़ावा देती है, यानी कि काम को टालती रहती है और फाइल बनती रहती हैं, तो फाइल संस्कृत को बढ़ावा देती है। इसी को इन्होंने लाल फीताशाही कहा है कि ये काम को टालती है। नौकरशाह जो हैं ये काम को टाइम पे नहीं करते हैं, टालते रहते हैं और सिर्फ फाइलें बनती रहती हैं। तो उन्होंने फाइल क्योंकि लाल होती हैं या फिर लाल फीता से बंधी होती हैं, तो उसको लाल फीताशाही के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। क्वेश्चन 6 कह रहा है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, या ऑप्शन बी है राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, ऑप्शन सी है शक्ति की अवधारणा की प्रक्रिया को अस्वीकार किया, या डी व्याख्या के प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। तो ऑप्शन बी सही होता है। इसमें होता क्या है कि चार्ल्स ई मरियम और कौन थे, दूसरे थे डेविड ईस्टन। इन दोनों ने क्या किया कि राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद के इनको दोनों को राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में व्यवहारवाद
के प्रणेता के रूप में इन दोनों को जाना जाता है। और डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक जो है, डेविड ईस्टन ने अपने जो इन्होंने लेख लिखा था, द करंट मीटिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। इसमें जो है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता को समाहित करते हुए इसे प्राकृतिक विज्ञान के बराबर माना था, इसे प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष ला दिया था। तो इन्होंने अपनी बुक में द करंट मीटिंग, जो डेविड ईस्टन की बुक है, किसमें इन्होंने ये चीज़ बताई थी, तो द करंट मीटिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये डेविड ईस्टन की बुक है, द करंट मीटिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। इस बुक में इन्होंने किया था, द करंट मीटिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में इन्होंने बताया था कि ये विज्ञान को, राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता को समाहित किया था इन्होंने, और इसे प्रकृति विज्ञान के समकक्ष जो है ला करके खड़ा कर दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी कि जिसने राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास किया था, यही व्यवहारवाद की प्रवृत्ति थी। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आधुनिक राज्य है, ऑप्शन है राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, संघीय राज्य। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रीय राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, क्षेत्रीय राज्य है, संघीय राज्य है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। जो आधुनिक राज्य हैं ये एक राष्ट्र राज्य हैं। इसमें क्या होता है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य की अगर बात करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय राज्य हैं, राष्ट्र राज्य जिसको मतलब हम राष्ट्र राज्य भी बोलते हैं, राष्ट्र राज्य ये भी बोलते हैं। तो इसमें 2 आ रहे हैं, एक तो ये राष्ट्र आ रहा, दूसरा राज्य आ रहा है। राज्य के अंतर्गत 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि क्या होता है, भूभाग, जनसंख्या और सरकार, संप्रभुता, ये 4 इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि राष्ट्र में क्या होता है, राष्ट्र के भी अपने कुछ तत्व होते हैं, उसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसपे कि एक राष्ट्र बनता है। तो ये दोनों राष्ट्र राज्य ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो राष्ट्र में भी हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम उसको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये एक राष्ट्र है। तो इसमें क्या होता है, सांझी धरती, सांझी धरती और साझा इतिहास और क्या होता है, साझा अतीत और साझी हो जाएगा, साझी संस्कृति, साझी संस्कृति। ये चीज़ें मिलकर के राष्ट्र बनता है। देखिए ये 4 चीज़ें होती हैं तो राष्ट्र हो जाता है, और ये 4 तत्व होते हैं जो कि राज्य बनता है। तो राष्ट्र राज्य में क्या हो जाता है कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको आधुनिक राज्य बोलते हैं, इसे आधुनिक राज्य बोलते हैं, जो कि राष्ट्र जिसमें क्या है, राष्ट्र के भी तत्व हों और राज्य के भी तत्व हों, दोनों को मिलाकर के आधुनिक राज्य बनते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राज्य या राष्ट्र राज्य भी कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? आर्थिक नियतत्ववाद या बी है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, या सी बुजुर्गवा जीवन शैली, या डी है राज्य का विशिष्ट दर्शन। तो इसमें आप ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है, ये ऑप्शन आपका सही होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। क्योंकि मार्क्स के अनुसार जो है
समाज की प्रक्रिया में वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण पद्धति की भूमिका सबसे प्रधान होती है। तो और ये क्या होता है, समाज के सदस्य होते हैं वो संबंधों से बंधकर जीवन निर्वाह के लिए ये साधन जुटाते हैं, और इसमें जो है विनिमय, वितरण, उत्पादन, ये सब की भूमिका बहुत प्रधान होती है। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्सवाद की आधारशिला है। ऑप्शन बी इसका सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है। तो राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन है बोधा, हाब्स, बेंथम, ये बेंथम है, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों में, लास्की, हीगल, मैकाइवर और बोसांके के लेखों में, या बोधा, हीगल, बेंथम और गोरे के लेखों में, या उपयुक्त सभी में। तो ये जो ऑप्शन ए है, बोधा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों में राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बोधा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन, इनके लेखों में जो है क्या होता है कि ये सभी विचारक जो हैं, बोधा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन, ये विचारक जो हैं असीम या एकल संप्रभुता के समर्थक हैं, और इन सभी ने राज्य की विधिक अवधारणा की बात की है। और इस अवधारणा के अनुसार जो है राज्य प्रत्येक निश्चित समुदाय में सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति का सूचक है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति वहाँ पर होगी, चाहे वो किसी संस्था में हो या किसी व्यक्ति में हो, सर्वोच्च शक्ति वहाँ पर होगी। और तो ये जो है इन्होंने राज्य की विधिक धारणा का जो है, और बेंथम ने तो राज्य को कानून का विधायक माना है, राज्य को कानून का विधायक बेंथम ने माना है। तो राज्य की विधिक धारणा इन चारों में, बोधा, हाब्स, बेंथम और ऑस्टिन में के लेखों में मिलती है। ऑप्शन ए सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, ये दर्शन किस विचारधारा का है? पूछ रहा है कि ये दर्शन जो राष्ट्र के अंदर ही सब कुछ है, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये दर्शन किस विचारधारा का है? ऑप्शन है फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ये धारणा है फांसीवाद से ही संबंधित है। फांसीवाद इटली भाषा के फेसियो से बना है। ये जो है फांसीवाद किससे बना है? इटली भाषा, जो इटली की भाषा है, फेसियो से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से बंधा गट्ठर, लकड़ियों से बंधा गट्ठर, ये इसका अर्थ होता है। इसका एकता, इसका मतलब एक दूसरा अर्थ इसको एकता से भी लगा सकते हैं। तो ये होता है, ये फेसियो शब्द से आता है। फेसियो शब्द, फांसीवाद जो है फेसियो शब्द से आता है। और ये क्या होता है कि जो ये फांसीवाद में जो विचारधारा है फांसीवाद, इसमें बुद्धिवाद के खिलाफ मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य और महामानव की पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास, और इसमें हिंसा को महत्व दिया जाता है। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है तथा ये लोकतंत्र का विरोधी होता है। तो ये सब जो है इसके फांसीवाद की विशेषताएं हैं। ये बुद्धिवाद के खिलाफ होता है, मिथ्यावाद इसमें रहता है, अंधराष्ट्रवाद भी रहता है, युद्ध प्रेम भी रहता है, और सर्वशक्तिमान राज्य यानी कि राज्य को ही सब कुछ माना जाता है, और महामानव पूजा का इसमें प्रचलन होता है, विशिष्ट वर्ग में विश्वास होता है, हिंसा को ये महत्व देता है, और अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राज्य के बाहर कुछ नहीं, सब कुछ राज्य में ही है। ये फांसीवादी लोगों का कहना है, विचारकों का कहना है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? डेमोक्रेसी एवं इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक लेखक के पुस्तक हैं
मैकाइवर हो जाएंगे। यहाँ पर मिल, डेविड मार्श, लास्की, मैकाइवर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेकिन इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैकाइवर। मैकाइवर ये सही हो जाएगा। मैकाइवर ने ये पुस्तक लिखी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया है। तो ये पूछ रहा है कि जो आधुनिक विचार है वो कौन सा आधुनिक विचार है जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए, बड़े समाजों के लिए और जटिल समाज जो आजकल के हैं इनके लिए व्यवहार्य बनाया है। तो कौन सा है? ऑप्शन है अधिकार, विकेंद्रीकरण, संघवाद और प्रतिनिधित्व। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, संघवाद है। संघवाद एक ये आधुनिक विचार है जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाज के लिए व्यवहार्य बनाया है। जो जीन ब्लोंडेल के अनुसार संघवाद क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें विकेंद्रीकरण तथा राष्ट्रीय एकता के अधिकतम तालमेल स्थापित करने के लिए नियम निर्माण संबंधित शक्तियों को दो भागों में बांट दिया जाना चाहिए। मंडलिन कहते हैं कि इन शक्तियों को जो है 2 भागों में बांट दिया जाना चाहिए और जो कि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। तो जीन ब्लोंडेल कहते हैं इसमें। क्या कौन है ये? जीन ब्लोंडेल। जीन ब्लोंडेल का कहना है कि जो है राष्ट्रीय एकता में अधिकतम तालमेल स्थापित करने के लिए जो शक्तियों को 2 भागों में बांट दो और दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र में ये दोनों स्वतंत्र रहें, ऐसा इनका मानना है। और संघवाद को आधुनिक विचार, ये संघवाद एक ऐसा विचार है जिसमें जटिल समाजों में को व्यवहार्य बनाया जा सकता है। जनतंत्र के जो समाज हैं आजकल जिसमें लोकतंत्र चल रहा है उनके लिए। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय, इसको एक को छोड़ के, सिवाय। ऑप्शन है लोकतंत्र के, शांतिवाद के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के और राष्ट्रवाद के। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि किसका जो है फांसीवाद निम्न में से सभी का विरोधी है सिवाय एक का। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी विरोधी है, शांतिवाद के भी विरोधी है। कहते हैं कि जो शांतिवाद जो है कायरों की धारणा है और ये लोकतंत्र के विरोधी है। ये क्या है? राष्ट्रवाद को छोड़ के, राष्ट्रवाद को छोड़ करके ये बाकी में जो है इन सभी के विरोधी ही है। जो फांसीवाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करता है और तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, आज्ञा पालन पर ये जोर देता है। और यह लोकतंत्र का भी विरोधी है। फांसीवाद कहता है कि शांति का नारा उत्साहहीन, कमज़ोर तथा नपुंसक देश देते हैं। तो जो फांसीवाद है उग्र राष्ट्रवाद या अन्य राष्ट्रवाद का समर्थक है। जो अभी हमने फांसीवाद के बारे में कुछ विशेषताएं बताई थी वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये इन सभी के विरोध में है और राष्ट्रवाद के, ये राष्ट्रवाद का पक्षधर है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राज्य के कल्याणकारी दृष्टिकोण से सबसे कम प्रासंगिक है? जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं इसमें से सबसे कम प्रासंगिक कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य, बी है सामाजिक आर्थिक समानता की विवेक सम्मत मात्रा, सी है विरोध के क्षेत्रों का न्यूनतमीकरण, या डी है अवसर की समानता को संचालित करने वाली नीतियाँ। तो जो ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है शोषण प्रणाली को खत्म करने की कोशिश करता है और क्या करता है ये कि ये एक प्रगति आधारित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव लाता है और आर्थिक शक्ति के प्रजातांत्रिकरण पर बल देता है। और ये इस जो है लोक कल्याणकारी राज्य का जो आधार क्या होता है? जन कल्याण है और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता तथा समाजवादी नियोजन ही इसका मूलभूत आधार है। तो ये सब इसके आधार हैं। तो ये क्या करता है कि जो ऑप्शन ए है व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य, तो ये नहीं देता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है
सभी को, जो समाज के जितने हित हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान, एक आवश्यक जो सुविधाएं होती हैं वो पहुंचाना इसका जो है ध्येय होता है, इसका आधार होता है। तो ये जो है ये व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य, तो ये सबसे कम प्रासंगिक है। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है किसी वस्तु की, उनको बेसिक चीज़ उनको नहीं मिल रही है, तो वो समूह के हितों को एक दरकिनार करके पहले उस व्यक्ति की, इनका मतलब यही है कि गरीबों तक भी हर चीज़ पहुँचे, गरीबों को सारी सुविधाएं प्रदान हो। तो उसमें फिर समूह के हितों को अगर ज़रूरत होती है तो एक साइड करके ये व्यक्तियों के हितों का ध्यान कर लेते हैं। तो ये सबसे कम प्रासंगिक है, बाकी सारे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। ये भी हैं आर्थिक समानता और विरोधों का न्यूनतमीकरण और अवसर की समानता को ये मानते हैं। संचालित करने वाली नीतियाँ होनी चाहिए। तो ये सब इनके मूल आधार हैं। ऑप्शन ए आपका सही होता है। 15 में बता रहा है, मैं प्राधिकृत करता हूँ, ये कथन है, मैं प्राधिकृत करता हूँ और अपने ऊपर शासन करने और अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग इस मनुष्यों की इस सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूँ कि तू भी अपना अधिकार उसे और इसी प्रकार उसके कार्यों को तू भी अपना अधिकार उसे दे और इसी प्रकार उसके कार्यों को प्राधिकृत करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रूसो, हॉब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक। तो ये कथन है हॉब्स का। हॉब्स ने अपनी बुक में ये कथन दिया है, जो इन्होंने अपनी बुक लेवियाथन लिखी थी। तो उसी लेवियाथन में इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने अपनी बुक जो दी थी 1951 में इनकी बुक लेवियाथन आई थी, और इसी बुक में इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, इसी विचार को इसी बुक में प्रतिपादित किया था। और इसी बात पे इसी बुक में ये कहते हैं कि मैं अपने अधिकार देता हूँ, आप भी अपने अधिकार दो और उसको प्राधिकृत करें, उस व्यक्ति को जिसको हम दे रहे हैं उसको प्राधिकृत करें। यह किससे कहते हैं? जो व्यक्ति जो हैं आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, व्यक्तियों की सभा है उसमें कह रहे हैं कि हम सभी जो हैं अपने अपने अधिकार किसी एक व्यक्ति को देते हैं और उसको अधिकृत करते हैं, यानी कि उसको अधिकार देते हैं और एक किसी प्रभुसत्ताधारी एक प्रभुसत्ता का निर्माण करते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो हॉब्स जो है इस कथन के कहने वाले कौन है? हॉब्स हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसके लिए? कि ये संविधान की रक्षा करे। और ये क्या होता है, आर्टिकल 32 के जरिए ये काम करता है, जो अनुच्छेद 32 के जो है तहत संविधान के संरक्षक की भूमिका ये निभाता है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की ये रिट जारी करके जो भी चीज़ें होती हैं संविधान के अनुरूप नहीं हो रही होती हैं उनको ये रिस्टोर करता है। और ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं तो ये हम देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेण और उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा को वारंटो भी कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो है रिट जारी करके संविधान की रक्षा करता है और ये जो है भूमिका सर्वोच्च न्यायालय अदा करता है। संविधान के संरक्षक की भूमिका
सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है अहिंसा, सत्य, विनय, दया, तप। बी है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सी है अहिंसा, करुणा, शील, भक्ति एवं कर्म। और डी है सत्य, धर्म, अर्थ, कर्म, तप। तो जो है गांधी जी के अनुसार जो 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं ये अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाता है। ये पांचों जो हैं गांधी के अनुसार शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। 18 कह रहा है क्वेश्चन 18 कह रहा है लिवायथन के रचयिता कौन है? तो जो है ऑप्शन आपके सामने है रूसो, लॉक, हॉब्स, लास्की। तो लिवायथन के रचयिता हॉब्स हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी जो लिवायथन में ही इन्होंने इसी में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। और ये आती कब है? ये लिवायथन जो है आती कब है? ये 1651 में आती है। जबकि रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता हैं। इनकी बुक है। और लॉक की 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इनमें लॉक की है। लास्की जो है लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं लास्की। देखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। लिवायथन के रचयिता हॉब्स हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिशियम किसकी अकादमी थी? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और ग्रामसी। तो जो है लिशियम किसकी अकादमी थी? लिशियम जो है लिशियम अकादमी थी, अरस्तु की थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जबकि प्लेटो की अगर हम अकादमी की बात करें तो इनकी प्लेटो की अकादमी का नाम अकादमी ही था। अकादमी जो इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली थी, पहली यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो ये इनका अकादमी ही था। और सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे। ग्रामसी को मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मार्क्स के विचार थे उसमें इन्होंने संशोधन किया था। जो मार्क्सवाद विचारधारा थी उसमें इन्होंने संशोधन किया था। तो मार्क्सवादी संशोधन विचारक के रूप में ग्रामसी को जाना जाता है। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाता है। लिशियम किसकी अकादमी थी? तो ये अरस्तु की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक कौन है? हमने अभी भी देख लिया है, चलो फिर से देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने लास्की, ग्रीन, कांट, हीगल हैं। तो लास्की जो हैं लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। जबकि ग्रीन को देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन ने क्या किया था? ये ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की थी इन्होंने। और इसी ब्रिटिश आदर्शवाद को क्या दूसरे नाम से जाना था? ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। कांट की बात करें तो कांट क्या है? हीगल और कांट ये जो दोनों हैं ये दोनों ही आदर्शवादी हैं। और हीगल क्या कहते हैं कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। जबकि कांट की अगर पुस्तकों की बात करें तो शुद्ध बुद्धि की मीमांसा इनकी जो है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इनकी प्रसिद्ध बुक है। और दूसरी है प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा, ये इनकी जो है प्रसिद्ध बुक है। और अगर हम देखें तो ये पहले राजनीतिक विचारक थे। ग्रीन जो कांट हैं वो पहले राजनीतिक विचारक थे,
जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान नैतिक राजनीतिक विज्ञान की जनक कहलाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि राजनीति में नैतिकता का समावेश किया था और क्या हुआ, नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक कहलाए। नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक कहलाए। ये जनक कहलाए जाते हैं कांट, और हेगल जो हैं ये भी हेगल जो है आदर्शवादी होते हैं, ये आदर्शवादी होते हैं और ये मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं कि जो राज्य जो है ईश्वर की शोभा यात्रा है, पृथ्वी पर शोभा यात्रा है, ऐसा ये मानते हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चन लिए थे और कंप्लीट किए, और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। कल मिलते हैं। डेली 2 वीडियोस प्रैक्टिस के आते हैं, तो एक NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एक में, और दूसरे में होल सिलेबस होता है पॉलिटिकल साइंस का। तो आप लोग जो हैं दोनों प्रैक्टिस से बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।